हेलो स्टूडेंट्स। आज हम रीड करेंगे क्लास फोर्थ का चैप्टर कविता का कमाल इन हिंदी। सो इन दिस चैप्टर हम लोग इस चैप्टर में कविता का कमाल जो ये जो चैप्टर है इसमें हम एक मदन जो लड़का है उसके बारे में पढ़ेंगे। एक गरीब है वो लड़का, तो उसकी जो बुद्धिमत्ता और उसके उधर राजा के दरबार में वो पुरस्कार लेने के लिए जाता है, वो जीतता है वहाँ पर। और मदन रास्ते की साधारण घटनाओं को देखकर वो अनोखी कविता बनाता है जिसकी वजह से उसे राजा के दरबार में पुरस्कार मिलता है। और यही एक मतलब समस्या का समाधान हम लोगों को इस चैप्टर में दिखाया है। सो लेट्स नाउ स्टार्ट द चैप्टर। बहुत पुरानी बात है। मदन नाम का एक लड़का अपनी माँ के साथ गांव में रहता था। एक बहुत पुरानी बात है, जो मदन है ये रहा मदन, ये अपनी माँ के साथ गांव में रहता था। माँ बेटा बहुत गरीब थे, वो दोनों बहुत ज़्यादा गरीब थे। उनके पास कमाई का कोई साधन नहीं था। कोई साधन मतलब उनके पास कोई काम नहीं था कि वो काम करे और कुछ कमा ले, कुछ ऐसा उनके पास ऐसा कुछ नहीं था। फिर भी मदन दिन भर खेल कूद में ही समय बिताता था। और फिर भी वो हमेशा खेलता रहता था दिन भर। रोज का उसका काम था कि वो बस खेलता था और उसमें ही उसका समय बीत जाता था। परेशान होकर एक दिन उसकी माँ ने कहा, अब मैं तुझे बिठा कर नहीं खिला सकती, जा कुछ पैसे कमा कर ला। अब उसकी माँ परेशान होकर उससे बोल रही कि अब बहुत हो गया, मैं तुझे बिठा कर नहीं खिलाऊंगी, मतलब मैं अब तेरा खर्चा नहीं उठा पाऊंगी और ना ही तुझे खिला सकती। अब वो उसको बोल रही है अपने बेटे को मदन को कि जा कुछ पैसे कमा कर ला, ऐसे करके। मदन घर से निकल पड़ा। वह गहरी सोच में डूबा था कि कैसे पैसे कमाए। अब वो इतनी गहरी सोच में पड़ा हुआ था कि वो अब पैसे कैसे कमाए। अचानक से ढिंडोरा पीटने की आवाज़ सुनाई दी। मतलब ये बैंड ये बज रहा है, ढिंडोरा पिट रहा है। अब उसको ये आवाज़ सुनाई दी। तो सुनो सुनो सुनो, राज दरबार में कवि सम्मेलन हो रहा है। अब ये जो आदमी है जो ये ढिंडोरा ये जो पीट रहा है, तो वो बोल रहा है कि सुनो सुनो सुनो, राज दरबार में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है। मीन्स कविता सुनाने का एक प्रोग्राम रखा है। सबसे अच्छी कविता सुनाने वाले को 100 अशर्फियाँ पुरस्कार में मिलेगी। नाउ अशर्फियाँ का मतलब क्या होता है? एनीबडी नोज? सो यू कैन कमेंट इन माय कमेंट बॉक्स। नाउ अशर्फी मतलब होता है सोने का सिक्का। तो कितनी जो भी जीतेगा कवि सम्मेलन में, तो उसको 100 सोने के सिक्के मिलेंगे एज अ प्राइज, जो विनर प्राइज होता है, पुरस्कार। मदन चौकन्ना हो गया। 100 अशर्फियाँ, यह तो बना बनाया अफसर है। अब मतलब कि ये वो ये बोल रहा है कि दैट अब 100 अशर्फियाँ, 100 वो भी सोने की, ये तो उसके लिए बहुत लाइक ये है कि हाँ घर बैठे बैठे उसका काम बन जाएगा ना, उसको कोई काम करने की ज़रूरत दिन भर, और जैसे पैसे भी उसको क्या है एकदम मिल जाएंगे, बस ये कुछ मिनटों का काम है अगर वो ये कवि सम्मेलन में जीत गया तो। वह सीधे राजमहल की ओर चल पड़ा। चलते चलते वह सोच रहा था कि उसने कभी कविता तो रची नहीं थी। अब वो राजमहल की तरफ चल पड़ा था। अब वो ये सोच रहा था कि उसने कभी भी कोई कविता तो बनाई नहीं, अब वो क्या करे और क्या सुनाएगा राज दरबार में जाकर, वहां पहुंचकर क्या सुनाएगा। उसने सोचा कि रास्ते में कुछ ना कुछ सूझ ही जाएगा। अब होता है ना कि जब हम लोग निकलते हैं और फिर हम देखते हैं, हम कहते हैं कि हाँ चल देख लेंगे, जो होगा देखी जाएगी। तो वो रास्ते में ही कुछ ना कुछ वो अपना आप को कुछ ना कुछ सुझा लेगा, लाइक कुछ ना कुछ सोच ही लेगा, उसका ये कहना था। थोड़ी दूर पहुंचा तो उसे एक कुत्ता दिखाई दिया। उसको एक क्या दिखाई दिया? हाँ, डॉग, कुत्ता। कुत्ता पंजों से जमीन खोदने में लगा था। हम लोग अपने पिक्चर्स में देख सकते हैं कि कुत्ता अपने पैरों से जमीन खोद रहा है। मदन ने अपनी कविता की एक पंक्ति सोच ली। ना पंक्ति मीन्स एक लाइन, ऐसे करके ये जो कविता में जो लाइन होती है वो सोच ली। उस कुत्ते को देखकर मदन ने अपनी पहली कविता की पंक्ति सोच ली। खुदर खुदर का खोदत है, ये फर्स्ट लाइन है जो मदन ने वो कुत्ते को देखकर सोची थी। यह पंक्ति उसे इतनी पसंद आई कि उसे दोहराते हुए वह एक तालाब के पास पहुंचा। अब उसको ये जो खुदर खुदर का खोदत है, ये वाली जो पंक्ति है, ये उसको इतनी अच्छी लगी कि वो बार बार दोहरा रहा था, मीन्स बार बार रिपीट कर रहा था। और वो उसे रिपीट करते करते एक तालाब के पास पहुंच गया। वहां एक भैंस पानी पी रही थी। और उस तालाब के पास कौन पानी पी रहा था? भैंस। मदन बोल पड़ा, सुरुर सुरुर का पीबत है। ये सेकंड है, सेकंड लाइन इसकी कविता की, मदन की कविता की सेकंड लाइन है। सुरुर सुरुर का पीबत है।
मुस्कुराता हुए वह आगे बढ़ा। इतने में उसे पेड़ की एक डाल पर चिड़िया बैठी दिखाई पड़ी। अब जब उसने वो भैंस के ऊपर वो पंक्ति बना ली, देन वो उसके आगे चल पड़ा। वहां से उसे देखकर, उसको पंक्ति बना के उसने इतने मुस्कुराते हुए वो आगे बढ़ा, और वो उसने देखा आगे जाके कि दैट एक डाल पर चिड़िया बैठी दिखाई पड़ी उसको। पत्तियों के बीच से वह सिर निकालकर इधर उधर झांक रही थी। कौन झांक रही थी? चिड़िया। ठीक है, पत्तियों के बीच से वह सिर निकालकर उधर उधर झांक रही थी। तो उसे देखते ही मुंह से मदन के मुंह से निकल पड़ा, ताक झाक का खोजत है। ये तीसरी, तीनों पंक्ति, अब वो ये तीसरी लाइन है उसकी। पहले उसने कुत्ते की बनाई, देन भैंस की बनाई, देन अब चिड़िया की। ठीक है, देन तीनों पंक्तियों को वो मदन रटते हुए वह चलता गया। रट रहा था वो अपनी वही पंक्तियों को और चल रहा था। रटते रटते उसे अपने आप एक और पंक्ति सूझ गई। अब इसको चलते चलते एक और अपने आप ही एक लाइन, एक पंक्ति सूझ गई। हम जानत का ढूंढत है। ये रही, हम जानत का ढूंढत है। अब तो सचमुच उसके मन में लड्डू फूटने लगे। अब तो वो इतना खुश हो रहा था, लड्डू फूट रहे थे उसके मन में। कितने आराम से वह कविता रचता चला जा रहा था। उसके मन में लड्डू क्यों फूट रहे थे? क्योंकि वो आराम से वो कविता को बिल्कुल लिखा जा रहा था, मतलब लिखा नहीं, मीन्स अपने दिमाग में सोचा जा रहा था, एंड देन उसकी एक पूरी कविता बनने वाली थी, इसलिए वो इतना खुश हो रहा था। तभी उसे सर की आवाज सुनाई पड़ी। मदन ने चौंक कर देखा कि एक सांप रेंगता जा रहा था। अब उसे किसकी आवाज सुनाई दी? सर, जिस सांप का था सर वैसे करके। तो वहां उसने देखा कि एक सांप वहां पे रेंगता हुआ जा रहा था। रेंगना जो हम लोग क्रॉल करते हैं फर्श पे, दैट इज कॉल्ड रेंगना। उसने आगे की पंक्तियां भी तैयार कर ली। अब उसने आगे की एक और लाइन, एक और पंक्तियां तैयार कर ली। सरक सरक कहाँ भागत है, जानत हो हम देखत है, हमसे ना बच सकत है। अब केवल एक पंक्ति बाकी रह गई थी, पर मदन निश्चिंत था कि वह पंक्ति भी चलते चलते सूझ जाएगी। अब इसमें क्या बोल रहा है? जो मदन है वो लास्ट वाली, उसकी लास्ट नहीं कि एक ही जो लाइन थी उसने सांप के ऊपर बनाई थी वो वाली बन गई थी। अब क्या है, केवल एक ही लास्ट लाइन बाकी थी। तो मदन फिर भी निश्चिंत था। निश्चिंत मतलब बेफिक्र था, उसको कोई चिंता नहीं थी वो, क्योंकि ये सोचा था कि चलते चलते वो लास्ट वाली जो लाइन है, जो पंक्ति है, वो भी पूरी हो जाएगी। राजधानी पहुंचा तो राजमहल का रास्ता ढूंढने की समस्या खड़ी हुई। अब जब वो राजधानी जब पहुंचा था वहां पे, राजमहल के पास में है, तो वहां पे वो रास्ता ढूंढने की समस्या उसको आई। उसे रास्ता नहीं पता था राजमहल का। तो पास में एक आदमी खड़ा हुआ था। पास में एक आदमी से मदन ने पूछा, भैया आपको राजमहल का रास्ता मालूम है? मदन ने पूछा एक आदमी से कि भैया आपको राजमहल का रास्ता मालूम है क्या? क्यों नहीं, उस आदमी ने उत्तर दिया। उस आदमी ने बताया, हाँ मालूम है, मुझे नहीं तो और किसे मालूम होगा। उसने क्या बोला? उस आदमी ने मदन को क्या बोला? मुझे नहीं और किसे मालूम होगा। मदन ने सोचा कि अवश्य यह राजमहल का ही कोई कर्मचारी होगा। अब उस आदमी के लिए मदन के अंदर ये ख्याल आ गया कि दैट हाँ, वो आदमी ना राजमहल में कोई कर्मचारी होगा, काम करता होगा, तो इसलिए तो मालूम होगा, क्योंकि उसने रिप्लाई ही ऐसे किया, मुझे नहीं तो और किसे मालूम होगा। तो उसने पूछा, आप कौन है साहब? मदन ने पूछा कि उस आदमी से कि आप कौन हो साहब? तो उत्तर में उसने क्या बोला? धनुषा। उस आदमी का नाम क्या था? धनुषा। मदन के दिमाग में एकाएक बिजली कौंधी। धनुषा, भाई धनुषा। अब उस नाम से मदन ने क्या किया, एक अपनी लास्ट वाली जो पंक्ति रह रही थी, उस लाइन जो रह रही थी, तो उसने उसके आदमी से ये नाम, ये उसके दिमाग में आई कि उसने ये लास्ट वर्ड्स बनाए, धनुषा भाई धनुषा। क्या बढ़िया शब्द थे। उसने इन्हीं शब्दों से अपनी कविता बना डाली। वह खुशी खुशी राजमहल पहुंचा और इन्हीं वर्ड से उसने अपनी कविता पूरी कंप्लीट करी और राजमहल पहुंच गया। अंदर घुसने से पहले उसने अपनी कविता फिर दोहराई। अब अंदर जाने से पहले, राजमहल दरबार में जाने से पहले, उसने अपनी कविता को रिपीट किया, दोहराई। खुदर खुदर का खोगत है, सुरुर सुरुर का पीबत है, ताक झाक का खोजत है, हम जानत का ढूंढत है, सरक सरक कहाँ भागत है, जानत हो हम देखत है, हमसे ना बच सकत है, धनुषा भाई धनुषा। अब उसने अपनी ये कविता रिपीट करी राजमहल जाने से पहले, राज दरबार में जाने से पहले। तो राजमहल में कवि सम्मेलन शुरू हो चुका था। अब शुरू हो चुका था कवि सम्मेलन। वहां पर एक एक करके कवि अपनी कविता सुना रहे थे, और सब कवि जो वहां पे आए हुए थे तो वो अपनी कविता सुना रहे थे। बारी आने पर मदन ने अपनी कविता सुनाई।
अब मदन अपनी कविता सुना रहा है, अब मदन की बारी आई है। सुनने वाले एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। क्या अर्थ था इस विचित्र कविता का? अब जब मदन ये कविता सुना रहा था, तो सब लोग जो वहाँ पे थे, उस दरबार में जो वहाँ पे प्रेजेंट थे, तो वो लोग ये बोलेंगे ये इसका अर्थ क्या है, इसका मीनिंग क्या है इस कविता का, जो ये जो सुना रहा है मदन जो सुना रहा है। पर किसी ने भी नहीं दिखाया कि उसे कविता समझ में नहीं आई थी। अब जैसे किसी को भी अपने फेस पे कोई भी ये नहीं दिखा था कि ये क्या सुना रहा है, इसका मीनिंग क्या है। राजा के सामने वे मूर्ख नहीं दिखना चाहते थे। क्यों क्यों नहीं सब लोगों ने ये बोला कि हाँ इसका मीनिंग क्या है, पूछा क्यों नहीं भाई मदन से? क्योंकि वो सब लोग राजा के सामने मूर्ख बेवकूफ नहीं दिखना चाहते थे कि हाँ इन्हें कविता समझ नहीं आ रही, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं बोला। अब उस रात राजा साहब की भी नींद गायब हो गई। उस रात राजा जो था वो भी नहीं सो पाया, क्योंकि मदन की कविता ही उनको थोड़ी अजीब लगी। मदन की कविता उनको सता रही थी। छज्जे पर खड़े होकर वे कविता दोहराने लगे। अब अपने वो जो छज्जे पे खड़े हैं, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, खड़े हैं, तो उसको दोहरा रहे थे। सोचा कि शायद उसे उस इसी तरह इस पहेली को बूझ पाए मीन समझ पाए, सॉल्व कर पाए। ठीक है, कि उसकी जो कविता की जो ये पंक्तियां है उसका मीनिंग क्या है, उसका अर्थ क्या है। ठीक है, तो वो चीज संयोग से उसी समय कुछ चोर राजा के खजाने में सेंध लगा रहे थे। अब क्या मतलब कि कुछ चोर राजा के खजाने को तोड़ना चाहते थे। उसका जो वो जो होता है ना एक खजाने का बक्सा, तो उसको ताला वाला तोड़ देते हैं ऐसे करके। उनमें से एक चोर वही धनुषा था, और उनमें से एक चोर का नाम क्या था? धनुषा था, जिसने आज दिन में मदन को राजमहल का रास्ता बताया था। ऊंची आवाज में राजा साहब बोलते जा रहे थे, खुदुर खुदुर का खोगत है। अब वो क्या है, एक तरफ धनुषा और उसके चोर जो साथी थे वो चोरी करना चाह रहे थे राजा के बक्से को तोड़ के। ठीक है, और एक तरफ राजा वहाँ अपनी बालकनी में अपने वहाँ पे खड़े होके वहाँ वो मदन की जो कविता है वो दोहरा रहा था। खुदर खुदर का खोगत है। चोरों ने सुना तो वह चौंक कर रुक गए। क्या किसी ने देखा लिया था उन्हें? अब चोर ये क्या सोच रहे कि किसी ने देख लिया क्या हमको? डर के मारे चोरों का गला सूखने लगा। अपने साथ जमीन को मुलायम करने के लिए वे पानी लाए थे। धनुषा ने उठकर एक आध घूंट निकला। अब क्या है कि चोरों चोरों को लगा कि हाँ किसी ने देख लिया, तो अब चोर ना अपना उनका लाइक डर गए, गला सूख गया। अब जमीन को मतलब जब हार्ड थोड़ा जमीन रहती है तो वहाँ पे आवाज आती है कि हाँ दैट कोई चल रहा है। तो वो जमीन पे पानी घेर के चल रहे थे जिससे कि आवाज भी ना आए इतनी। ठीक है, तो धनुषा ने उसी पानी से अपनी प्यास बुझाई, एक घूंट निकल लिया। तभी राजा साहब बोले, सुरुर सुरुर का पीबत है। तभी राजा साहब अपनी सेकंड वाली जो पंक्तियां है वो बोल रहा था, सुरुर सुरुर का पीबत है। चोरों को काटो तो खून नहीं। सहम कर इधर उधर झांकने लगे कि कोई पकड़ने ने तो नहीं आ रहा है। राजा ने फिर कहा, ताक झांक का खोजत है। अब जो चोर जो है वो सारे डर गए और इधर उधर झांकने लगे कि कोई पकड़ ना ले। ठीक है, राजा ने फिर बोला, ताक झांक का खोजत है, हम जानत का ढूंढत है। यह सुनकर चोरों ने सोचा कि किसी तरह जान बचाकर भागा जाए। अब जब ये जो राजा थे ये जो कविता की पंक्तियां बोल रहे थे, तो वो जो चोर थे वो ये सारी पंक्तियां सुनकर डर गए, तो वो उन्होंने सोचा कि अब यहाँ से जान बचाकर भागा जाए। वे दबे पांव बाहर सरकने लगे। अब वो अंदर आने की बजाय वो बाहर जाने लगे। पर राजा की फिर आवाज आई, फिर राजा बोला, सरक सरक कहाँ भागत है, जानत हो हम देखत है, हमसे ना बच सकता है धनुषा, भाई धनुषा। अब क्या उन चोरों को लगा कि दैट ये जो पंक्तियां है, ये मतलब ये जो राजा बोल रहा है वो हमें देखकर बोल रहा है। और लास्ट में धनुषा भाई धनुषा उन राजा ने ये बोला, तो धनुषा वहीं रुक गया। धनुषा की तो सांस वहीं रुक गई और उसने सोचा अब कोई चारा नहीं है, बस राजा साहब से दया की भीख मांग सकता हूँ। दौड़कर उसने राजा साहब के पैर पकड़ लिए और विनती करने लगा, क्षमा कर दीजिए महाराज, अब मैं भूल कर भी ऐसा काम नहीं करूंगा। वैसे हमने कुछ लिया ही नहीं, आपका खजाना सही सलामत है। अब क्या इसमें ट्विस्ट आया कि दैट वो जो पंक्तियां है वो राजा दोहरा रहा था अपने छज्जे पे खड़े होके, पर लेकिन धनुषा और उसके साथियों को लगा कि ये तो राजा है, हमें देखकर बोल रहा है। और लास्ट में धनुषा का नाम तो आ ही गया, तो धनुषा वहीं रुक गया और डर गया। तो वो सोचा अब तो राजा ने देख लिया, इससे अच्छा तो मैं माफी मांग लेता हूँ, मुझे सजा भी कम मिलेगी और ये मुझे क्षमा भी कर देंगे, माफ कर देंगे। तो राजा के सामने वो पहुंचा और बोला कि ऐसा काम नहीं करूंगा दोबारा, मुझे माफ कर दीजिए। वैसे भी उसने कुछ लिया नहीं है वहां से, ऐसे वो बोल रहा है आपका खजाना सही सलामत है, वो राजा को बोल रहा है कि आपका खजाना सही सलामत है। राजा साहब हक्के बक्के रह गए। अब राजा साहब जो है वो भी शौक हो गए। उन्होंने तुरंत अपने सिपाहियों को बुलाकर छानबीन करवाई, तो पता चला कि ये लोग लूटने आए थे राजा को। ठीक है, अब मदन को बुलाया गया।
राजा शाबाशी देकर कहा। अब मदन को जब बुलाया तो राजा ने मदन को शाबाशी दी। यह सब तुम्हारी कविता का कमाल है। अब वो ये मदन को बोल रहा है, कौन बोल रहा है? राजा। करेक्ट। ठीक है, वो बोल रहा है कि दैट ये सारा जो कमाल है वो तुम्हारी कविता का है। ठीक है। सो मदन को सोने चांदी से माला माल कर दिया गया। वह खुशी खुशी अपने गांव लौट गया। अब उसके पास अपने और अपनी माँ के खाने पीने के लिए पर्याप्त धन है, मीन्स बहुत सारा धन है कि जिससे कि वो अपनी माँ और अपना खाना पीना कर सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर। एंड इन ये इस चैप्टर में इसमें हम लोगों को क्या सीख मिलती है, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि दैट कि साधारण चीज़ों से भी हम अपनी सोच से कुछ अनोखा और बड़ा हासिल कर सकते हैं। तो ये जो है कविता का कमाल चैप्टर यहीं फिनिश होता है। आई होप यू आर एबल टू लाइक दिस चैप्टर। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ कमेंट मी इन माई कमेंट बॉक्स। एंड आपको और कोई चैप्टर मेरे से रीड करना है तो यू कैन ऑल्सो टेल मी। थैंक यू। सी यू इन अ नेक्स्ट वीडियो।